हेलो दोस्तों आज हम मिल रहे हैं एक और नए वीडियो के साथ। पिछले वीडियो में हमने वर्णमाला से रिलेटेड उसके कॉन्सेप्ट और ट्रिक को देखे थे, साथ ही साथ हमने क्वेश्चंस की सीरीज़ भी लगाई थी। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखें। ये सारे टॉपिक आपके कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ। अगर समास के शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो संक्षेपीकरण कहा जाता है। परिभाषा, दो या दो से अधिक यहाँ ऐड कर लीजिएगा, मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक शब्द मिलता है और एक नया शब्द सार्थक यानी जिसका अर्थ निकलता है वैसा शब्द बने तो उसे समास कहते हैं। अगर पद की बात की जाए तो समास के दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद पहला पद को कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, ये पूर्व पद है। ये नेक्स्ट आपका है अव्ययी भाव समास। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो। अव्यय क्या होता है? जिस पे लिंग वचन कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात लिंग वचन कारक के कारण इसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। तो ऐसे समास जिसमें पूर्व पद क्या यानी पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। प्रतिदिन, यथाशक्ति, आमरण, भरपेट, अनुरूप। अब इसमें पहला पद क्या है? प्रति है, यथा है, आ है, भर है, अनु है। ये सार कट कर दीजिएगा। तो ये सारे आपके क्या हैं? पहले पद हैं। तो जहाँ भी पहला पद आपको अव्यय दिख जाता है वहाँ आप क्या लगाएंगे? अव्ययी भाव समास। अभी आगे हम इसकी पहचान देखते हैं। पहचान कैसे करेंगे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जहाँ पहला पद आपका अनु दिख जाए, आ दिख जाए, प्रति दिख जाए, भर दिख जाए, हर, यथा, ये सारे क्या हैं? आपके अव्यय वाले शब्द हैं। तो जहाँ अव्यय शब्द दिख जाए पहले पद में वहाँ आप तुरंत अव्ययी भाव पे टिक लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका तत्पुरुष समास है। जिस समास के बाद या अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें जो बाद वाला यानी कि जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है। क्वेश्चन पूछ दे कि ऐसा कौन सा समास होता है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, तो आप तत्पुरुष पे टिक लगाएंगे। और इसमें क्या होता है कि जब समास विग्रह करते हैं तो कारक चिन्ह जुड़ते हैं, और जब सामासिक पद बनाया जाता है, जब पद बनाए जाते हैं तो कारक चिन्ह लुप्त यानी कि खत्म हो जाता है। नोट में क्या है? समस्त पद बनते समय यानी सामासिक पद बनते समय विभक्ति चिन्ह, कारक चिन्ह को ही क्या कहते हैं? विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। यह लोप यानी खत्म हो जाता है। तथा इसके विपरीत, अगर विपरीत बात की जाए, जब सामासिक विग्रह हम करते हैं तो जो विभक्ति चिन्ह होता है या फिर कारक चिन्ह होता है वो प्रयोग किया जाता है। अब विभक्ति या कारक चिन्ह क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, के लिए, में, पर, ये सारे क्या हैं? अधिकरण। तो ये सारे क्या आपके कारक चिन्ह हैं। तो जहाँ भी ये कारक चिन्ह दिखाई दे आप तुरंत जान जाइएगा कि ये तत्पुरुष है। अब जैसे क्वेश्चन इसमें दो तरीके से पूछता है, ये मैं जब आपको इसकी क्वेश्चन की सीरीज कराऊंगी तब बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिलहाल देखिए, गिरह कट, गिरह को काटने वाला, यहाँ को कारक चिन्ह लगा है। मन चाहा, मन से चाहा, यहाँ से लगा हुआ है। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, यहाँ द्वारा है आपका। रसोई घर, यहाँ के लिए लगा हुआ है कारक चिन्ह। देश निकाला, से कारक चिन्ह है। राजपुत्र का आपका कारक चिन्ह है, राजा का पुत्र। दीनानाथ के आपका कारक चिन्ह है, दीनों के नाथ। तो जहाँ भी आपका ये कारक चिन्ह दिखता है आप तुरंत समझ जाइएगा क्या है इसकी पहचान। जहाँ भी आपको कारक चिन्ह दिखे, इसके लिए आपको कारक चिन्ह पता होना चाहिए कि किस में कौन सा चिन्ह आता है। तो ये दिखता है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये तत्पुरुष समास है। ठीक है, तत्पुरुष समास का मेन पहचान यही होता है कारक चिन्ह का। अब आगे देखिए, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, तो में क्या है? कारक चिन्ह। आप बीती, आप पर बीती, तो ये क्या अधिकरण में पर आता है ना, अधिकरण कारक में, तो में पर, तो ये सारे क्या कहलाएंगे? तत्पुरुष समास। क्यों इसकी पहचान क्या है? कारक चिन्ह। ये दिमाग में ज़रूर रखिएगा, भूलिएगा नहीं। जहाँ कारक चिन्ह लिखे आप बेहिचक बेधड़क लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कर्मधारय, जिस सामासिक शब्द का उत्तर पद, अभी तत्पुरुष में आपने क्या पढ़ा था? तत्पुरुष में कौन सा पद प्रधान था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उत्तर पद प्रधान हो, पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या चार चीज़ों को ध्यान देना है हमें। क्या देना है? विशेषण,
एक सेकेंड, विशेषण पे ध्यान देना है, विशेष्य पे, उपमान और उपमेय। पहले ये मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं, जैसे छोटा, बड़ा, काला, गोरा, ये विशेषण है। विशेष्य जो आपका विशेषण की विशेषता बताता हो उसे विशेष्य कहते हैं। बहुत अच्छा, तो बहुत यहाँ क्या हो गया, अच्छा की विशेषता बता रहा है तो विशेष्य हो गया। उपमान और उपमेय में बहुत कन्फ्यूज़न होते हैं, तो आज वो कन्फ्यूज़न क्लियर होने वाला है। उपमान, मान जो जहाँ लगा है वो क्या कहलाएगा, उपमान जो किसी विशिष्ट वस्तु को कहते हैं, और उपमेय जो है किसी सामान्य वस्तु को कहते हैं। जैसे चंद्र मुख, तो मुख तो सबके पास है, मुख क्या है, सामान्य वस्तु है, लेकिन चंद्रमा के समान होना ये उसकी विशिष्टता है। तो चंद्र यहाँ क्या है, विशिष्ट चीज से, विशिष्ट जो वस्तु होती है वो उपमान कहलाता है। बस इतना ध्यान रखिए, जो विशिष्ट वस्तु होगी वो उपमान है और जो सामान्य वस्तु होगी वो उपमेय है। अब उदाहरण देखते हैं। नीलकंठ, कंठ तो है, कंठ तो बहुत होते हैं, लेकिन उसकी विशेषता क्या है कि वो नीला है। महादेव, देव तो बहुत सारे हैं, कृष्ण हुए, आपके राम हुए, ये सारे देव हैं, लेकिन महान है जो देव, यानी जो देव महान है उसे महादेव कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नील गाय, नीली है जो गाय, गाय में भी बहुत सारे, कोई सफ़ेद होता है, कोई काला होता है, तो लेकिन यहाँ इसकी विशेषता क्या है कि गाय जो है वो नीली है। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, है जो मिर्च, मिर्च कैसी होती है, हरी भी होती है, लाल भी होती है, लेकिन यहाँ विशेषता क्या है कि वो काली है। चंद्रमुख, अब यहाँ देखिए मुख क्या है आपका, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ, उपमेय को कहते हैं किसी सामान्य वस्तु को। मुख क्या एक सामान्य वस्तु है जो सबके पास है, लेकिन चंद्रमा जैसा होना उसकी विशिष्टता है, ये उपमान है। तो क्या है, चंद्र आपका उपमान है, मुख क्या है, सामान्य वस्तु है, उपमेय है। पहचान क्या है, विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य है जो या के समान लगता है। ठीक है, है जो या के समान लगता है। साथ ही साथ विशेषण, विशेष्य, उपमान, उपमेय को ध्यान में रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। जहाँ भी आपको दिख जाए ये चारों, तुरंत आप कर्मधारय पे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट है द्विगु समास। द्विगु समास जिस समासिक पद का पूर्व पद, पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाची, यानी कि जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक शब्द लगा हो, जैसे कि 4, 3, ये सारे क्या है, संख्यावाची शब्द, वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूह या समाहार का बोध होता है। अभी जब आगे मैं एग्जाम्पल लगाऊंगी तो दिखाऊंगी। पहचान क्या है, पहला पद संख्यावाचक विशेषण, मतलब इसमें संख्यावाचक शब्द लगते हैं पहले पद में। चलिए देखते हैं। सप्त सिंधु, त्रिकोण, तिरंगा, चौराहा, शताब्दी, इसमें क्या है, सप्त यानी 7 को कहते हैं, त्रि यानी 3 को कहते हैं, ये सारे संस्कृत के वर्ड। तिरंगा 3 रंगों का समूह, चौराहा 4 राहों का समूह, शताब्दी, शताब्दी क्या है, 100 अब्दों यानी 100 वर्षों का समूह। तो आप यहाँ देख रहे हैं पहले पद में सारे संख्यावाची शब्द लगे हुए हैं, 7, 3, 3, 4, 100, ये सारे क्या हैं, संख्यावाची शब्द है। जहाँ भी संख्यावाची शब्द दिखे आप बिना सोचे समझे द्विगु पे टिक लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द्वंद्व समास, जिस सामासिक पद के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं लगता हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि ऐसा कौन सा समास होता है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद की प्रधानता किस समास में होती है, तो आप तुरंत द्वंद्व समास पे टिक लगाएंगे। पहचान क्या है, विग्रह करने पर और, अथवा, एवं लगता है। चलिए आगे देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे माता पिता, जब तक सामासिक, ये क्या आपका, ये आपका मैं क्लियर कर दूं, ये आपके सामासिक पद हैं, ये आपका सामासिक विग्रह हो गया। ठीक है, तो सामासिक पद होते हैं तो यहाँ ज़्यादातर जो द्वंद्व समास होते हैं वहाँ पे योजक चिन्ह लगे होते हैं। ठीक है, योजक चिन्ह इसकी पहचान होती है, ज़्यादातर लगे होते हैं। फिर भी आप बुक से ज़रूर पढ़िए, क्योंकि कोई कोई एक्सेप्शनल केस भी दे देता है, तो इसे समझने के लिए बस देखिए। तो ठंडा गर्म, ठंडा या गर्म, गंगा यमुना, गंगा और यमुना, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, अपना पराया, अपना और पराया। तो यहाँ और, या, और ये सारा दिख रहा है। इसमें क्या होता है, इसमें आपके दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, और साथ ही साथ आपको योजक चिन्ह देखने को मिलता है, और जब सामासिक विग्रह होता है और, या, ये सब लगते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका लास्ट है बहुव्रीहि।
बहुब्रीहि समास जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास क्या है? जिसमें क्वेश्चन पूछ देता है कि ऐसा कौन सा समास होता है जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता है, तो आप तुरंत किस पे टिक लगाएंगे? बहुब्रीहि पे। और अगर पूछ दे कि ऐसा कौन सा समास है जिसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है, कौन सा पद? कोई तीसरा पद प्रधान होता है, तो आप क्या लगाएंगे? तो भी बहुब्रीहि पे टिक लगाएंगे। पहचान क्या है? कोई तीसरा पद प्रधान होता है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से। उदाहरण, चंद्रमौली। अब चंद्र है सिर पर जिसके, अर्थात इसमें क्या लगता है? विग्रह करने पे अर्थात लगता है। अर्थात कि चंद्रमा किसके सिर पर विराजते हैं? शंकर जी के। मृगेंद्र, मृगों का इंद्र। मृगों का इंद्र किसे कहते हैं? शेर को, सिंह को कहते हैं। घनश्याम, घन मीन्स बादल और श्याम मीन्स काला, तो घन के समान श्याम कौन है? कृष्ण भगवान को कहते हैं। महावीर, महान, वीरता में जो महान है वो किसे कहते हैं? हनुमान जी को कहते हैं। चक्रपाणी, चक्र है पाणी, मतलब पाणी मतलब हाथ होता है, जिसके हाथ में चक्र हो। आपने देखा होगा विष्णु जी चक्र लिए होते हैं। तो सारे के अंत में आप देख रहे हैं तीसरा पद आ रहा है, शंकर, सिंह, कृष्ण, हनुमान, विष्णु, तो यही पद इसमें क्या होता है? प्रधान होता है। और इसकी विशेषता यही है कि तीसरा पद जहाँ भी आ जाता है वहाँ कर्मधारय नहीं लगाएंगे। कर्मधारय में आपको क्या देखना है? आप बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जब भी क्वेश्चन पूछता है तो ज़्यादातर क्या लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसमें विशेषण, विशेष, उपमान, उपमेय देखते हैं, जबकि बहुब्रीहि में आपको क्या देखना है? तीसरा पद की प्रधानता देखनी है। अगर आता है तो पहले आप इन सब चीज़ों को देख के फिर टिक लगाएं। तो चलिए, आई होप आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।